स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी वलय द्वारा विद्युत क्षेत्र की, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं और उस पर आज हम कुछ सवाल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमने आखिर में अंत में क्या चर्चा की थी कि वलय द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होता है वो जीरो से होता है, वो जीरो से बढ़ता है। जो हमारा वलय होता है वहां से शुरू होता है, वहां पर जीरो होता है और अनंत पर भी शून्य होता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो बीच में कहीं बढ़ना चाहिए, फिर घटना चाहिए, फिर घट के जीरो होना चाहिए। तो जहां पर वो बढ़ रहा था, अपनी अधिकतम वैल्यू ले रहा था, अपना अधिकतम मान ले रहा था, वो हमने देखा था वो x बराबर r बटे रूट टू पर आ रहा था, प्लस माइनस r बटे रूट टू पर वो मान आ रहा था। अगर ऐसा है x बटे r बटे रूट टू पर मान आ रहा है तो सबसे पहला सवाल जो हम आशा करने वाले हैं वो ये है कि x बराबर r बटे रूट टू पर जो अधिकतम मान आएगा वो मान क्या होगा, वो मान कितना होगा। तो वो मान हम आज निकालने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के रूप में लेंगे हम। हमें पता है कि x बराबर रूट टू, x बराबर रूट टू पर r बटे रूट टू पर जो मान आया था वो अधिकतम था, लेकिन वो कितना था ये नहीं है पता। तो हमें पता करना है कि E का जो अधिकतम मान होगा वो कितना होगा, हाँ कि ना, ये हमको पता करना है। तो वलय द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला बोलो मेरे साथ साथ, बताओ क्या फॉर्मूला होता है। कि वलय द्वारा जो विद्युत क्षेत्र है उसका फॉर्मूला होता है E बराबर के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ के ना, यही पढ़ा है हमने, के क्यू एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो अगर हमें अधिकतम मान निकालना है तो हमें ये तो पता है अधिकतम मान कहां पर आ रहा है। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें x बराबर r बटे रूट टू रखना है इस वाले फॉर्मूले में। अगर इस फॉर्मूले में अगर x बराबर रूट टू रख देते हैं तो हमें क्या मिलता है, E बराबर के क्यू, यहां क्या रखूं, r बटे रूट दो, और यहां क्या रखूं, आर स्क्वायर प्लस r बटे रूट दो, यानी कि r/2 का होल या 3/2 की पावर 3/2। ठीक है, क्या मिलेगा मुझे, के क्यू आर बटे रूट टू अपॉन 3r²/2 की पावर की घात 3/2। हाँ के ना, ये बात समझ में आई। यहां से हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है E का जो अधिकतम मान है, जिसको मैं E मैक्स बोल देता हूं, E मैक्स। तो कितना मिलेगा मुझे, के क्यू आर बटे रूट टू, नीचे क्या आएगा, इसकी पावर 3 की पावर 3/2, तो 3√3। ठीक है, और R का क्यूब, और नीचे 2√2, 2√2। इसका क्या आएगा मुझे, 2√2। तो ये √2 से √2 कट जाएगा, मुझे क्या मिलने वाला है यहां पर, ये एक r से एक r² कट जाएगा, r² बचेगा, तो मिलेगा 2k³ बटे 3√3 का r का स्क्वायर। ये वो अधिकतम मान होगा जो कि विद्युत क्षेत्र का होगा वलय द्वारा, जो कहां पर होगा, x बराबर r/√2 पर होगा। ठीक है, याद नहीं रखना है आपको। अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर कि आपको याद नहीं रह रहा है, आप कभी भी किसी समय उसको निकाल सकते हो। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि x बराबर r/√2 पर यह अधिकतम मान आने वाला है। चलिए और आगे बात करते हैं। भाई ये एक सवाल किया हमने देख लिया अधिकतम मान क्या हो सकता है। हम एक सवाल और देखते हैं और आगे चर्चा करते हैं। अच्छा, अब वलय का आपको पता है कि किस प्रकार से आपने निकालना है विद्युत क्षेत्र, उसी के ऊपर और सवाल करते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए एक वलय है आपके पास, वृत्ताकार वलय है, ठीक है, और उससे कुछ दूरी r पर, कितनी दूरी, r पर ये दूरी r पर, इसको मान लेते हैं हम, ये दूरी r है, इतनी दूरी r पर जो आपका पॉइंट है उसको बोलते हैं हम P। ठीक है, इस पर आपको विद्युत क्षेत्र बताना है, इस पर आपको विद्युत क्षेत्र बताना है। तो बहुत आसान सवाल हो गया, इतना आसान थोड़ी ना करेंगे हम बोलते हैं कि ये जो वलय है इसके केंद्र पर एक और आवेश रखा है जो कि Q है, और इस पर जो आवेश है वो भी Q है, छोटा Q है, दोनों छोटा छोटा Q है। तो वलय पर भी कुल आवेश कितना है, Q, छोटा Q, और बीच में भी एक Q रखा है। तो आपको बताना है कि इन दोनों आवेशों की वजह से, इन दोनों आवेशों के कारण ये जो बिंदु P है इस पर कितना विद्युत क्षेत्र आएगा, या कितना विद्युत क्षेत्र आना चाहिए। तो आप किस प्रकार निकालोगे, आपको कैसे करोगे इसको। आपको पता है कि वलय द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इस फॉर्मूले से आता है हमारा, के क्यू एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और दूसरा जो हमारे पास आता है
वो आएगा इस Q की वजह से, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र आएगा क्योंकि एक बिंदुवत आवेश है, उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, KQ/R²। अब बात होगी दिशा की, किसकी बात होगी, दिशा की। इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र आने वाला है वो किस दिशा में आने वाला है, इस दिशा में आने वाला है, इस दिशा में आने वाला है। मेरा अंगूठा जिस तरफ दिखा रहा है उस दिशा में आने वाला है, ठीक है। और वलय के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र आने वाला है वो किस दिशा में आएगा, वो भी इसी दिशा में आएगा। वलय के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी इसी दिशा में आएगा। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। क्योंकि ये दोनों समान दिशा में आ रहे हैं तो आप इनको बड़े आसानी से जोड़ सकते हैं। उन दोनों को जोड़कर आप बोल सकते हैं कि कुल विद्युत क्षेत्र जो होगा वो इतना आने वाला है, जिसको हम अभी निकालेंगे। तो वो कितना होगा, वो क्या होगा, वो कैसे निकलेगा, वो देखो आप खुद से कोशिश करो जल्दी से। जितनी देर में रब कर देता हूं, जल्दी से कोशिश कर लो, जल्दी से निकल जाना चाहिए। तो अभी तक हो भी जाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ है तो देखो कितना होगा, E बराबर इसके कारण कितना होगा, KQ/R²। अच्छा, एक चीज तो हम भूल ही गए, वैसे बताने की जरूरत नहीं थी, आप अपने आप समझ ही गए होंगे कि इसकी जो त्रिज्या है वो R है, इस वलय की जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो R है। तो अच्छा, ये हो गया इसकी वजह से, इस Q की वजह से, और वलय की वजह से क्या आएगा, KQX/X² प्लस R² की पावर 3/2। अच्छा, ये x कितना है, अभी x दिया हुआ है क्या, हमें बोला है कि x जो है वो r के बराबर है। किसके बराबर है, r के बराबर है। तो हम बोलेंगे हमारे पास जो E आएगा वो कितना होगा, KQX यानी KQR, x की जगह पे r आ जाएगा, और R² प्लस R² यानी कि 2R² की पावर 3/2। हाँ के ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो E कितना आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा KQR बटे, ये करोगे आप कितना आएगा, 8 का रूट आएगा 2√2 R³, और ये एक R से एक R कट जाएगा। हमारे पास E कितना बचेगा, E बचेगा KQ/2√2 R²। कुछ भूले क्या हम इसके अंदर, हम इसमें भूले इस आवेश की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो हम प्लस क्या कर देते हैं, KQ/R²। क्यों हम इसके अंदर प्लस कर पा रहे हैं सीधे सीधे, क्योंकि ये जो बिंदु है, इस बिंदु के पर जो आवेश है Q की वजह से भी इधर ही है, और हमारे पास वलय की वजह से भी इधर ही है। अगर मैं Q की वजह से E1 मान लूं और इसकी वजह से E2 मान लूं या कुछ भी मान लो, तो दोनों को मैं आसानी से जोड़कर बता सकता हूं कि कितना कितना मान आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो KQ/R², यहां पर भी KQ/R² आ जाएगा, इसको भी KQ/R² लिख लो, KQ/R², और यहां भी KQ/R² लिख लो। तो कुल मान कितना आएगा, कुल मान आएगा KQ/R² को कॉमन ले लो आप, E बराबर आएगा KQ/R² 1/2√2 प्लस 1, कितना आएगा, 2√2 प्लस 1। ये आएगा हमारे पास मान किसका, हमारे पास मान आएगा ये विद्युत क्षेत्र का वलय के द्वारा और इस पॉइंट चार्ज बिंदुवत चार्ज के द्वारा, बिंदुवत आवेश के द्वारा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, आओ चलो भाई, और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या कह सकते हैं, अच्छा, एक आपके पास फिर से वही वलय है, आपके पास वर्ताकार वलय है, ठीक है, और आपको बल निकालना है। किस पे बल निकालना है भाई, किस पे बल निकालोगे, चलो एक आप छड़ पे बल निकालो। किस पे, छड़ पे बल निकालो, जो कि कुछ इस प्रकार रखी है। कैसे रखी है, कुछ इस प्रकार रखी है। ये आपका वृत्ताकार वलय है, ठीक है। इससे इसके केंद्र से इस प्रकार अनंत तक ये छड़ रखी है, अनंत तक ये छड़ रखी है। इसके ऊपर जो आवेश है वो है Q, कैपिटल Q, और इस छड़ के ऊपर जो आवेशी घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व है, वो है लैम्डा कूलम प्रति मीटर। कितना है, लैम्डा कूलम प्रति मीटर। और ये छड़ कहां तक है, ये अनंत तक छड़ है, ठीक है। आपको बताना है कि अगर इसकी त्रिज्या R है, इसकी त्रिज्या जो है वो R है, तो इस छड़ के ऊपर कितना बल लगाएगी ये वलय, ये वृत्ताकार वलय द्वारा इस छड़ के ऊपर कितना बल होना चाहिए या कितना बल होगा, आपको निकालना है, ठीक है। करने की कोशिश करो इसको एक बार, कोशिश करो। कैसे कर सकते हो, पॉज करो वीडियो को, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। अगर नहीं होता है तो फिर मैं बता ही रहा हूं अभी, लेकिन पहले खुद से कोशिश करना, फिर देखना। अगर नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। बहुत मजेदार सवाल है, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखो क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। हम मानते हैं कि x दूरी वलय के बिल्कुल केंद्र से x दूरी, वलय के बिल्कुल केंद्र से x दूरी पर एक छोटा सा इसका हमने हिस्सा लिया है, जिसको हम क्या बोलेंगे, dx। क्या बोलेंगे हम इसको, dx बोल दिया हमने इसको। इस dx के ऊपर कितना
कितना चार्ज होगा dq, इस dx के ऊपर चार्ज कितना होगा dq, और उस dq का मान कितना आएगा लैम्डा dx। ये चीज आप अभी तक समझ चुके होगा, ये लैम्डा dx कैसे आया है, अगर आपने पीछे के लेक्चर सही से देखे हैं, सही से आपने ठीक से पढ़ा है, ठीक है। तो dq कितना आ जाएगा आपके पास लैम्डा dx, ये हुई बात dq की। अच्छा, इस dq के अगर इस dq के अगर मुझे इस dq के ऊपर अगर मुझे बल निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा कि इस छोटे से dq के ऊपर जो बल होगा वो होगा dq, और इस छोटे से dx में जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है, इतनी दूर पे जो विद्युत क्षेत्र वलय की वजह से, उसके बराबर होगा। हम जानते हैं कि F बराबर QE होता है, या हमने क्या परिभाषित किया था, E बराबर क्या होता है F बटे Q। तो यहां से मुझे F कितना मिलेगा, F मिलेगा मुझे QE के बराबर। किसके बराबर मिलेगा, QE के बराबर, ठीक है। तो इस वलय द्वारा इस x दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो वो कितना होगा, वो विद्युत क्षेत्र किसके बराबर आएगा, वो आएगा आपके K Q x बटे x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो विद्युत क्षेत्र आया, और इसको हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको हमें गुणा करना पड़ेगा किससे, dq से, किससे dq से, और dq किसके बराबर है, लैम्डा dx के बराबर है। तो हम यहां पर या तो dq लिखें और अगले स्टेप में लैम्डा dx से बदल दें उसको, या हम इतने समझदार हैं कि हमने डायरेक्ट यहां पर लैम्डा dx लिख दिया है। हमने यहां पे डायरेक्ट क्या लिख दिया है, लैम्डा dx लिख दिया है। तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, वो होगा k dqx बटे x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2 लैम्डा dx। ये मैंने df क्यों करा उसको, क्योंकि ये पूरा फोर्स नहीं है, बहुत छोटा सा फोर्स आया है, क्योंकि छोटे से पार्टिकल पे लग रहा है, छोटे से पार्ट पे, छोटे से भाग पे लग रहा है, इसलिए मैंने उसको df कर दिया। कुल फोर्स, जो कुल बल जो निकलेगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा इंटीग्रेशन इस पूरे का, तो k q लैम्डा x dx बटे x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ कहना, क्या ये बात समझ में आई है आपको? इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, तो के क्यू लैम्डा कांस्टेंट है, के क्यू लैम्डा को आप बाहर ले लेंगे, अंदर आपके पास x dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा, की पावर 3/2 बचेगा। अगर आपको पूछा जाए कि छड़ कहां से कहां तक है, क्योंकि dx छड़ का एक छोटा सा भाग है, dx जो हमने लिया है छड़ का छोटा सा भाग है, तो हम इसके ऊपर जो लिमिट लगाएंगे, हम इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे कहां से कहां तक, जहां से छड़ की लंबाई शुरू हो रही है और जहां तक छड़ की लंबाई जा रही है। तो छड़ की लंबाई शुरू हो रही है x बराबर 0 से, क्योंकि हमने x यहां से शुरू किया है, तो यहां पे क्या है x 0 के बराबर है, और कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो x जब इनफाइनाइट अनंत हो जाएगा तब तक आपको छड़ की लंबाई लेनी है, तो जो लिमिट लगेगी इसके ऊपर वो क्या लिखेगी, 0 से इंफिनिटी। क्या लिमिट लगेगी, 0 से इंफिनिटी लिमिट लगेगी। तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे E बराबर के क्यू लैम्डा 0 से इंफिनिटी x dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, इस समाकलन को हम किस प्रकार से हल करेंगे? तो इस समाकलन को हल करने का तरीका यह है कि आप मानो यहां पर कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है वो टी स्क्वायर के बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है वो टी स्क्वायर के बराबर है। और अगर इसको मैं अवकलन करता हूं, क्योंकि आर तो एक नियत राशि है, एक नियत है, तो वो तो 0 हो जाएगा, उसका अवकलन 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x dx मिलेगा मुझे, और इसका अवकलन 2t dt मिलेगा। क्या मिलेगा, 2t dt। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या मान लिया है, टी स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ से 2 और 2 कट जाएगा, तो एक्स dx मेरे पास कितना आएगा, यहां से टी डी टी, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं और टी को लगा देता हूं, तो इसको हटाने के बाद टी को लगाने पे क्या मिलेगा मुझे, ई बराबर एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स जगह पे क्या लिखूं, टी डी टी, क्या लिखूं, टी डी टी, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, टी स्क्वायर, क्या आएगा, टी स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है, इसकी घात क्या है, 3/2, किसकी घात क्या है, 3/2। अच्छा देखो, अब जब x बराबर 0 था, यहां पे आओ, इसको आप इधर ले आओ, जब x बराबर 0 था, एट x बराबर 0 पे t कितना था, t जो आएगा हमारा वो किसके बराबर आ जाएगा, यहां पे x को 0 रखो, तो 0 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, यानी कि t किसके बराबर आ गया, मुझे r के बराबर मिल गया। तो यहां पे जो लिमिट आएगी वो यहां से तो r आएगी, ठीक है, और कहां तक जा रहा है x जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं इसको इनफाइनाइट रख दूंगा यहां पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर टी स्क्वायर में इसको मैं इन्फिनिटी कर दूंगा, तो टी भी कितना मुझे मिल जाएगा, मुझे टी भी इन्फिनिटी तक मिल जाएगा, टी भी कितना मिल जाएगा,
इन्फिनिटी तक मिल जाएगा तो इसकी लिमिट r से इन्फिनिटी हो जाएगी t की लिमिट। ये तो ऊपर x की लिमिट थी, ये t की लिमिट आई है नीचे मेरे पास। अच्छा, ये अगर ऐसा है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, r से इन्फिनिटी t dt बटे t क्यूब, नीचे क्या बचेगा t क्यूब। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकूंगा, बाहर जो चल रहा है उसको चलने दो, k क्यू लेमडा E बराबर k क्यू लेमडा, अंदर क्या मिलेगा, r से इन्फिनिटी t की पावर -2 dt। ठीक है, ये बात समझ में आई है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, k क्यू लेमडा -1 बटे टी, r से इन्फिनिटी, आप लिमिट की वैल्यू रखोगे तो आपको मिलेगा E बराबर k क्यू लेमडा 1 बटे r -1 बटे इन्फिनिटी, तो 1 बटे इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, E मिल जाएगा मुझे k क्यू लेमडा बटे r। E मिला या f मिला, हमें f निकाल रहे थे तो f हमें मिल जाएगा, यहां से E, वो E की जगह f हो गया। आगे चलते चलते, ये बहुत बड़ी गलती हुई हमसे, ठीक है। f कितना मिला मुझे, k क्यू लेमडा बटे r। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो कितना फोर्स लगाया, कितना बल लगाएगा ये जो वृत्ताकार वलय है इस रॉड के ऊपर, इस छड़ के ऊपर, तो वो होगा k क्यू लेमडा बाय r के बराबर। आसान था सवाल, इस सवाल के अंदर कुछ मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर आपको समाकलन समझ में आता है कि आपको लगता है कि समाकलन कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपके लिए बहुत आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि किस प्रकार से उसको इस्तेमाल करना है, ये जो हमारे पास टूल है इसको किस प्रकार इस्तेमाल करना है, तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है उसके अंदर, अभी बहुत समय हमारे पास। तो हम जितने भी हमारे बेसिक हैं, जितने जो समाकलन, अवकलन, त्रिकोणमिति, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो हमें कहीं भी परेशानी नहीं आएगी इस जो 12th के हमारे टॉपिक्स हैं उनके अंदर। ठीक है, समझ में आई। चलो और आगे चलते हैं, और सवाल देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। ये बात हुई हमारी, और सवाल हम देखते हैं, और सवाल हम देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम अब चलो अर्धवृत्ताकार वलय की बात करते हैं कि अर्धवृत्ताकार वलय अगर हमारे पास है तो उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र कितना होगा, कहाँ, लेकिन कहाँ पर निकालना है हमें उसका विद्युत क्षेत्र, ये देखेंगे हम। ये हमारे पास अर्धवृत्ताकार वलय है, क्या है, अर्धवृत्ताकार वलय है हमारे पास कुछ इस तरह, ठीक है। और इसके ऊपर आवेश कितना है, एक समान रूप से आवेशित है, लेमडा कूलम प्रति मीटर। ठीक है, आई बात समझ में। और इसका जो केंद्र है इस पर आपको बताना है कि कितना विद्युत क्षेत्र होगा, कितना विद्युत क्षेत्र आएगा इस अर्धवृत्ताकार वलय की वजह से। या तो आप इसको एक उदाहरण की तरह रूप से ले सकते हो, या आप इसको लिख लो एज, इसको आप याद करने के हिसाब से लिख लो कि आपको ये फॉर्मूला याद करना है जो हम इसके अंदर निकालेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आप जल्दी जल्दी चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है, चलो इसको बताओ कि किस प्रकार से आप इसको निकालोगे, क्या करना पड़ेगा आपको कि आप इसका अर्धवृत्ताकार वलय का विद्युत क्षेत्र बिल्कुल इसके केंद्र बिंदु बता पाओ। क्या 0 के बराबर होगा, क्या पूरा जो वलय था हमारे पास वृत्ताकार वलय था उसमें 0 आया था, क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाला जो था जैसा वलय ऊपर था वैसा ही नीचे था, और जो पूरा वलय था उसके अंदर एक भाग दूसरे भाग के विद्युत क्षेत्र को काट दे रहा था तो वो शून्य हो जाता था। लेकिन इसके अंदर शून्य नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर नीचे वाला भाग नहीं है जो कि इसकी विद्युत क्षेत्र को काट देगा। ठीक है, वैसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो हमारे पास शून्य के बराबर नहीं आएगा। अब शून्य के बराबर नहीं आएगा हमारे पास, तो कुछ आएगा, क्या आएगा वो हमको देखना है। तो वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि यहां से थीटा से चलकर हम डी थीटा पहुंच जाते हैं। यहां हम थीटा से चलकर कहां पहुंच जाते हैं, डी थीटा, क्या पहुंच जाते हैं, डी थीटा। और इसका जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। थीटा से हमने जाकर डी थीटा लिया है। इस डी थीटा के ऊपर जो चार्ज होगा वो लेमडा आर डी थीटा होगा। जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा वो लेमडा आर डी थीटा होगा। वो किस प्रकार होगा, अगर ये आर है, ये थीटा है, तो ये जो लंबाई होगी वो आर डी थीटा के बराबर होगी, हाँ के ना, हाँ कि ना, आर डी थीटा के बराबर होगी। और ये इसका जो आवेश घनत्व है वो लेमडा है, तो लेमडा को अगर मैं लंबाई से मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे आवेश मिल जाएगा। तो वो आवेश किसके बराबर आएगा, ये डी क्यू किसके बराबर आएगा, लेमडा आर डी थीटा के बराबर आएगा। समझ में आई ये बात, चलो यहां तक आपको समझ में आ गया है। तो अब देखते हैं कि इसकी वजह से, इस छोटे से डी थीटा की वजह से, जो कि बहुत बड़ा दिख रहा है आपको इसके अंदर, बहुत छोटा, इतना छोटा है कि आप उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हो, इतना छोटा है, तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो कुछ इस तरफ होगा,
इसको मैं मान लेता हूं कितना है डी, कितना मान लेता हूं मैं इसको डी, कितना मान लिया मैंने इसको डी। चलिए अगर ये डी है तो ये थीटा है, तो क्या ये भी थीटा होगा? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सीधी सी बात है। अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये डी कॉस थीटा होगा, और ये नीचे वाला डी साइन थीटा होगा, डी कॉस थीटा होगा और डी साइन थीटा होगा। ठीक है, जैसा भाग इस तरफ है, जैसा भाग इस तरफ है, वैसा ही क्या एक भाग इस तरफ भी मिलेगा मुझे, जिसका विद्युत क्षेत्र कुछ इस तरफ आएगा, कुछ इस तरफ आएगा, कुछ इस तरफ उसका विद्युत क्षेत्र अगर आ रहा है तो उसके भी दो घटक होंगे, इधर डी कॉस थीटा और इधर डी साइन थीटा, इधर डी कॉस थीटा और इधर डी साइन थीटा। वो जो डी कॉस थीटा उधर आएगा वो इस वाले डी कॉस थीटा को काट देगा, और डी कॉस थीटा वाला जो घटक है वो इस वाले में खत्म हो जाएगा, कॉस थीटा वाला घटक इस वाले में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हमें सिर्फ किसकी टेंशन लेनी है? हमें सिर्फ डी साइन थीटा वाले घटक की टेंशन लेनी है। और क्योंकि पूरे सारे डी साइन थीटा एक ही दिशा में आने वाले हैं, इसी दिशा में आने वाले हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की, इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, और कुल विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो हम इस पूरे को समाकलन करके निकाल सकते हैं। क्या हम इस पूरे का समाकलन करके निकाल सकते हैं? तो हम वही करेंगे, बिल्कुल हम वही करेंगे। अच्छा, इसको अगर मैं मान लेता हूं कि ये बिंदुवत आवेश है, तो इस बिंदुवत आवेश की वजह से छोटा सा डी कितना होगा? छोटा सा डी कितना होगा? वो होगा के डी क्यू बटे आर स्क्वायर, यानी कि के लेमडा आर डी थीटा बटे आर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया छोटे से आवेश की वजह से, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आर मैंने काट दिया तो मुझे के लेमडा डी थीटा बटे आर मेरे पास बचा। ठीक है, अच्छा, और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। मुझे क्या चाहिए? मुझे पता है जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो डी साइन थीटा के समाकलन के बराबर होगा। समाकलन कहां से करना है मुझे? कहां से कहां तक करना है? मैंने थीटा यहां से शुरू किया है और अर्धवलय लेना है, तो अर्धवलय कहां तक होगा? जब ये थीटा जो है वो जीरो से कहां तक चला जाएगा? पाई तक। कहां तक चला जाएगा? पाई तक। ठीक है, तो जीरो से मैं कहां तक जाऊंगा? इसको पाई तक लेकर जाऊंगा, तो मुझे मिल जाएगा डी साइन थीटा का समाकलन। चलो, तो ई बराबर किसके बराबर आएगा? डी ई कितना है मेरे पास? के लेमडा डी थीटा, के लेमडा बाय आर साइन थीटा डी थीटा। ये मेरे पास आ जाएगा कहां से कहां तक? जीरो से पाई तक, जीरो से पाई तक। तो ई किसके बराबर होगा? ई होगा के लेमडा बाय आर, बाहर निकाल लूं क्योंकि ये तो नियत है, ये नियत है तो अंदर इसका कोई काम ही नहीं है, अंदर कोई काम नहीं है, तो ये होगा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, जो कि माइनस कॉस थीटा के बराबर आएगा। और माइनस कॉस थीटा की लिमिट कहां से कहां तक होगी? जीरो से पाई तक इसकी लिमिट होगी। ठीक है, अच्छा, इसको हम वैल्यू रखते हैं, इसका मान रखते हैं, तो क्या आएगा? ई बराबर के लेमडा बटे आर, कहां से कहां तक? माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस जीरो। ठीक है, ये कितना आएगा? ई बराबर 2 के लेमडा बटे आर। कितना आएगा? 2 के लेमडा बटे आर। ये कितना होगा? -1 आएगा, -1 2 माइनस ऑफ -1 कितना आएगा? 1, और ये -1 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? प्लस, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2। तो मेरे पास कितना आया? 2 के लेमडा बटे आर। ठीक है, 2 के लेमडा बटे आर, 2 सितारा लायक फॉर्मूला। ठीक है, 2 सितारा लायक फॉर्मूला है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। डायरेक्टली आप कई बार इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं याद है तो क्या होगा? कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपको निकालना पड़ेगा, समय व्यर्थ होगा, तो आपको स्ट्रेस होगा कि मेरे पास कम समय बचा है, कम समय बचाएगा तो आप दूसरे क्वेश्चन के ऊपर कम समय दे पाओगे, तो आप उसको गलत करने की संभावना आपकी बढ़ेगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें फॉर्मूला याद रखना है, हमें फॉर्मूला का याद होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, दूसरे सवालों के लिए समय बचेगा, तो आप आसानी से पेपर अपना अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलो, यही रैंक लाने के तरीके होते हैं, अच्छी रैंक लाने के तरीके यही होते हैं। तो इसका फॉर्मूला कितना है हमारे पास? 2 के लेमडा बाय आर, और दिशा कहाँ आई इसकी दिशा आई माइनस में। किधर आई? माइनस में, नेगेटिव में इसकी दिशा मेरे पास मिली है। अगर मैं इसको प्लस वाई अक्ष मान लूं और इसको नेगेटिव वाई अक्ष मान लूं तो इसकी दिशा कहाँ आएगी? माइनस वाई अक्ष की तरफ आएगी। हाँ कि ना? ये चीज आपको याद होनी चाहिए। चलो, ये बात हुई अर्धवृत्ताकार वलय की। चलो, तो और एक काम करते हैं, और इसको और छोटा कर देते हैं, इस वलय को हम ना और छोटा कर देते हैं, और एक चतुर्थांश ले लेते हैं। हमने अर्धवृत्ताकार लिया, अब चतुर्थांश ही ले लेते हैं। हम एक बार एक काम करते हैं, ठीक है, और उसका भी निकाल लेते हैं कि कितना आने वाला है हमारे पास, कितना हमारे पास इसका विद्युत क्षेत्र आने वाला है। तो किस प्रकार करेंगे हम इसको भाई? हम क्या करते हैं, हम मानते हैं इस प्रकार से।
ये हमारे पास है। ठीक है, अब आपको इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र बताना है। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो किस प्रकार करोगे, कैसे निकालोगे आप इसको, कैसे कर पाओगे? तो वीडियो को पॉज करो, पहले ट्राई करो, फिर ट्राई करने के बाद देखो मैंने इसको कैसे किया है। चलो देखो क्या करते हैं हम इसके अंदर। अच्छा, आपको पता है कि ये जो है वलय, मान लो हम थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा इसका हिस्सा ले लेते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी, लैम्डा आर डी थीटा, और लैम्डा कूलम प्रति मीटर इसका हमें आवेशी घनत्व दिया हुआ होगा, वो दिया है। तो यहाँ से डी क्यू कितना आ जाएगा, डी क्यू आ जाएगा लैम्डा आर डी थीटा के बराबर। डी क्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा के बराबर। बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक हमें पता चल गया। अच्छा, ये हमें पता चल गया भाई, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ इस छोटे से भाग की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा इधर, वो कितना होगा, डी के बराबर, वो कुछ इधर डी के बराबर आएगा। ये थीटा है तो इधर वाला भी थीटा आएगा मेरे पास, कौन सा, ये थीटा आएगा, तो ये डी कॉस थीटा हो जाएगा, इधर डी कॉस थीटा होगा, और ये डी साइन थीटा होगा। हाँ के ना, ये डी कॉस थीटा, ये डी साइन थीटा। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर दोनों ही घटक आने वाले हैं, इसके अंदर दोनों ही घटक आने वाले हैं, कॉस थीटा वाला भी आएगा और साइन थीटा वाला घटक भी इसके अंदर आएगा। तो ये तो थोड़ी गड़बड़ वाली बात हो जाएगी कि क्या करें इसके अंदर, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इसको कैसे करें? तो इसको करने का एक अलग तरीका है, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ, उसको किस प्रकार करना है, और आपको याद भी उसको उसी तरह से रखना है। तो वो हम देखते हैं, वो तरीका क्या कहता है, वो तरीके में क्या करना है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो वो तरीका क्या है, उसमें हम कुछ नहीं करने वाले, हम लेने वाले हैं एक वलय, किसी भी शेप का, किसी भी साइज का, किसी भी कोण का। ठीक है, और इसको हम किस प्रकार रखेंगे, इस प्रकार से हम उसको रखेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये हमारा पिज्जा का स्लाइस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास हमारा वलय। ठीक है, ये वृत्ताकार नहीं है, मतलब ये वृत्ताकार मतलब ये चतुर्थांश नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। इसके बीच में एंगल कितना है, अल्फा। कितना एंगल है इसके बीच में, अल्फा। जरूरी नहीं है कि अल्फा 90 डिग्री के बराबर हो, हम एक जनरल फॉर्मूला भी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये अल्फा है तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा बनाना चाहता हूं मैं इसको, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, आपको और अच्छे से समझ में आए, तो मैं इसको यहां थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये और ये, ठीक है, ये x और ये y। ठीक है, ये एंगल अल्फा था, बिल्कुल इसके मध्य में से ये निकल रहा है, तो ये अल्फा बाय 2 होगा, और ये भी अल्फा बटे 2 ही होगा, ये भी अल्फा बटे 2 ही होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई है। अब इसमें हम किस प्रकार से इसका भाग चुनने वाले हैं, इसका एक छोटा सा भाग चुनने वाले हैं, उस पर निर्भर करेगा हमारा पूरा का पूरा आगे का कैलकुलेशन। ठीक है, तो हम किस तरह करेंगे, हम यहां से अगर इसमें बनाता हूं तो हम यहां से थीटा चलकर, यहां से हम थीटा चलकर एक छोटा सा भाग डी थीटा यहां पर चुनने वाले हैं। तो अगर थोड़ा इसको बड़ा बनाए तो किस प्रकार से दिखेगा, यहां से हम थीटा चलकर कुछ डी थीटा का भाग लेने वाले हैं, यहां से थीटा चलकर हम डी थीटा का भाग लेने वाले हैं। इस डी थीटा की हम बात करेंगे तो ये कितना होगा मेरे पास, लैम्डा आर डी थीटा, और यहां पे आर डी थीटा इसकी लंबाई होगी, और यहां पे चार्ज कितना होगा, लैम्डा आर डी थीटा। कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर चार्ज, लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है, इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कुछ इस तरफ होगा, वो इस तरफ विद्युत क्षेत्र आएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र इस तरफ आएगा। अगर इस तरफ विद्युत क्षेत्र आ रहा है तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। यहां पर कितना आएगा, जितना आएगा डी कॉस थीटा, और इधर आएगा डी साइन थीटा। इधर क्या आएगा, डी साइन थीटा। तो आप देख सकते हो कि इस ऐसा भाग अगर इस तरफ है तो इस तरफ भी होगा। ठीक है, इस तरफ है तो इस तरफ भी होगा। उसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कुछ इस तरफ आएगा। अगर इस तरफ आएगा तो उसका एक भाग साइन थीटा वाला घटक इधर आएगा और कॉस थीटा वाला घटक इधर आएगा। साइन थीटा वाला घटक इधर आएगा और कॉस थीटा वाला घटक नीचे आएगा। तो साइन थीटा वाला घटक जो होगा वो दोनों तरफ से फिर से कट जाएगा, और यही हम करना चाहते थे, इसीलिए हमने ये वाला मेथड इस्तेमाल किया है। जो चतुर्थांश में
हम निकाल रहे थे, हमने इसीलिए नहीं निकाला क्योंकि उसके अंदर हमारे पास दोनों घटक आते हैं और दोनों घटकों का हमें फिर सदिश योग करना पड़ता। तो उससे बचने के लिए हमने एक नया तरीका निकाला और उस नए तरीके से हम इसको करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके अंदर, हम देखेंगे कि डीई मुझे मिल गया है। अगर ये डीई मिल गया है मुझे, तो इसका एक ही घटक बचना है और वो घटक कौन सा है, डीई कॉस थीटा, जो कि बिल्कुल नीचे की तरफ बच रहा है। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है मुझसे, तो उसको सीधे कर लेते हैं हम इस रेखा को। ये y के अनुदिश ही आएगा, बिल्कुल ये बिल्कुल y के अनुदिश होगा सब कुछ। ये सीधी रेखा है बिल्कुल, ये DE इस तरफ और ये नीचे DE cos थीटा। साइन थीटा में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि साइन थीटा दोनों तरफ से कट जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अच्छा चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। तो DE क्या होगा, जो कुल जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो इस DE cos थीटा का समाकलन होगा। ठीक है, और हम इसकी वैल्यू रखेंगे। अब क्या वैल्यू रखेंगे हम यहां पर, DE बराबर, इस छोटे से अगर मैं भाग की बात करता हूं तो इसको बिंदुवत लेता हूं, तो ये D जो होगा वो K DQ बटे R स्क्वायर के बराबर होगा। अगर R इसकी त्रिज्या है तो इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है R। ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको, R त्रिज्या आपको मान के चलना है। इसकी त्रिज्या R कितनी है। ठीक है, D मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास D आ गया K DQ बटे R स्क्वायर, और यहां से अगर मैं लिखूं तो D जो होगा वो K DQ की जगह पे लैम्डा R D थीटा बटे R स्क्वायर के बराबर आएगा। इसको मैं क्या लिख दूंगा, K लैम्डा D थीटा बटे R। हाँ के ना, R से R मैंने एक काट दिया। चलिए, ये हमारे पास यहां तक की कहानी हुई। यहां तक कहानी हुई तो हम D की वैल्यू रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, K लैम्डा बटे R cos थीटा डी थीटा। हाँ के ना, ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको अभी तक। अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो आप बोलोगे कि के लैम्डा बटे आर तो सर नियत है, इसको बाहर निकाल लो और cos थीटा डी थीटा का समाकलन कर दो। cos थीटा डी थीटा का समाकलन करो, लेकिन इसमें पूछूंगा कहां से कहां तक करूं, कहां से कहां तक इसका समाकलन करूं, कि मुझे पूरा का पूरा जितना भी भाग मैंने लिया है, जितना भी मेरे पास ये वृत्ताकार वलय है, वो पूरा का पूरा कवर हो जाए। तो आप बोलोगे सर ये तो यहां से यहां तक है और आपने जो थीटा लिया है वो बीच में से शुरू किया है, तो बीच में शुरू किया है तो आपको थोड़ा सा पीछे भी जाना पड़ेगा, फिर आगे भी आना पड़ेगा। तो पीछे कितना जाओगे सर, ये थीटा अगर आपने माना है तो ये पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। अगर इधर पॉजिटिव अल्फा बाय 2 है तो इधर नेगेटिव अल्फा बाय 2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये माइनस अल्फा बाय 2 ले लो और इसको अल्फा बाय 2 ले लो। तो पूरा का पूरा जितना भी आपने वलय का भाग लिया है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, और पूरा का पूरा कवर होने के बाद बोल सकते हो कि इसको समाकलित करने के बाद आपके पास विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। तो कर दो इसको, तो कितना आएगा, E बराबर के लैम्डा बटे आर cos थीटा का समाकलन कितना होगा आपका, साइन थीटा कहां से कहां तक, माइनस अल्फा बाय 2 से अल्फा बाय 2 तक। तो क्या लिखोगे, के लैम्डा बटे आर साइन अल्फा बाय 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है, तो ये कितना आएगा, E बराबर के लैम्डा बटे आर साइन अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2 कितना होता है, साइन अल्फा माइनस बाय 2 क्या, माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये साइन अल्फा बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करा है, हमने लिखा है साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस का साइन, साइनस माइनस थीटा का कितने बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। वहां से हमें ये मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा हमें। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारे पास फॉर्मूला बनेगा E बराबर 2k लैम्डा बटे आर साइन अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो हमें मिलेगा E बराबर 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, तो आपको किसी भी एंगल का दिया हो, कोई भी एंगल दिया हो, जैसे हमने बात की थी चतुर्थांश की बात की थी, उसमें अल्फा बाय 2 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या रखोगे, अल्फा की वैल्यू आप देखोगे 90 डिग्री, तो आपको साइन 45 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ पे साइन 45 डिग्री लिखोगे तो उसका 2√2k लैम्डा बाय आर आ जाएगा, 2√2k लैम्डा बाय आर उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप उसको चेक भी कर सकते हो, जिस प्रकार से हम उसको कर रहे थे उसको करके देखना और इससे करके देखना, दोनों से समान आंसर आएगा। दोनों समान आंसर आ रहा है तो मतलब ये हमारा फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल एकदम सही है और एकदम काम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र मिला वो कितना मिला, 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। तो ये कुछ फॉर्मूले, कुछ
फॉर्मूले नहीं कहेंगे हम इनको, ये करने के तरीके हैं। ये किस प्रकार से आप सवालों को देखते हैं और किस प्रकार से उनको लेकर चलते हैं उन सवालों को, उसी पर निर्भर करता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको अगर ये चीज समझ में आ रही है कि कहां पर समाकलन का किस तरह से प्रयोग करना है, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता भौतिकी में। आप कहीं तक भी किसी भी लेवल तक आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज कुछ सवाल किए वलय के ऊपर, वृत्ताकार वलय के ऊपर। ठीक है, हमने एक छड़ के ऊपर बल निकालना सीखा, जो कि एक स्टैंडर्ड नहीं है, उसको फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस प्रकार हमने किया। एक अर्धवृत्ताकार वलय की हमने बात की, उसकी वजह से हमने विद्युत क्षेत्र देखा, और किसी भी एंगल पे, किसी भी शेप किसी भी एंगल का, अगर हम कोण का वलय की बात करें तो किसी भी कोण का वलय हमको दे दो, हम उसका विद्युत क्षेत्र आपको बता देंगे कितना होता है। हमने निकालने का हमने फॉर्मूला उसका याद कर लिया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हुई वलय के बारे में, हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी खत्म नहीं, ये मतलब वलय तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी इसके ऊपर सवाल खत्म नहीं हुए हैं, तो हम होमवर्क के रूप में अब इसके ऊपर सवाल और करेंगे। आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, होमवर्क में आपको अब देता रहूंगा, और होमवर्क के रूप में आपको सवाल करना है। ठीक है, आज हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, अगली क्लास में हम आगे से पढ़ेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।